नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका कलाम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वर्ष 2021 के लिए कलाम आपके सामने आरएस के एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में एक नए सिलेबस के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। इस क्रम में दोस्तों आरएस प्री को फोकस करते हुए, स्पेशली आरएस प्री का विशेष ध्यान रखते हुए हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें सबसे पहले हम चाहेंगे कि आरएस प्री का जो संशोधित पाठ्यक्रम क्या है उसको मैं बेहतर तरीके से आपके सामने विश्लेषित कर सकूं कि उसमें से कहां से कौन से पार्ट में किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसलिए एक पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ और पूरी प्रामाणिकता के साथ और विश्वास के साथ कलाम एकेडमी जो है आपके पास आधुनिक भारत के इतिहास को एक नए रूप में लेकर प्रस्तुत हो रही है। सबसे पहले दोस्तों हमें अगर कहीं भी पहुंचना है तो हमें एड्रेस उसका बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसी क्रम में आपको कोई भी एग्जाम पास करना हो तो उस एग्जाम के लिए पहली शर्त है कि हमें उस एग्जाम के सिलेबस का एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। इस क्रम में दोस्तों आरएस का जो बैच है उसमें आरएस सिलेबस के पॉइंट से आधुनिक भारत के इतिहास में हमारे कौन से पॉइंट्स हैं वो हमें विशेष रूप से ध्यान में रखने होंगे कि कौन से पॉइंट किस प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसका विश्लेषण सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों सबसे पहले आरएस प्री 2021 जो है उसके सिलेबस का एनालिसिस आज हमारे इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्ट है। दोस्तों इस क्रम में आधुनिक भारत के इतिहास को मैं आपके सामने बिल्कुल खोल के रखूंगा कि आधुनिक भारत के इतिहास में आपको कौन से टॉपिक किस प्रकार से पढ़ने हैं। इस क्रम में सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आरपीएससी ने जो नया सिलेबस जारी किया है उसमें आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो बदलाव हुआ है कि अभी तक आधुनिक काल जो है उसको स्टार्ट कर रहे थे 18वीं शताब्दी से, लेकिन जो नया सिलेबस है उसमें 18वीं के बजाय यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है 19वीं शताब्दी से। तो सबसे पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, एक 100 साल का गैप बहुत बड़ा होता है, इसलिए 18वीं के बजाय हमें अपने सिलेबस को जो है वो 19वीं शताब्दी से स्टार्ट करना होगा। अर्थात 1801, 2, 13, 15, 16, 21, 56, 57 ये जो पार्ट है इस पार्ट को हमें बहुत अच्छे से करना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आधुनिक काल का हमारा जो इतिहास है इस बार का सिलेबस का वो 19वीं शताब्दी से लेकर 1964 तक 1964 तक का ये पार्ट जो है आपके सिलेबस में दिया गया है, 19वीं शताब्दी से 1964 तक। इस क्रम में आप सिलेबस के पॉइंट्स देखिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके आधुनिक भारत के इतिहास के टोटल 4 टॉपिक दिए गए हैं। उन 4 टॉपिक के अंदर जो पहला टॉपिक है उसका नाम है आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय। अर्थात आधुनिक भारत का उदय कैसे हुआ। जब ये पॉइंट आप दोस्तों यहां पे देखोगे, आधुनिक भारत का विकास और राष्ट्रवाद का उदय, ये 2 पॉइंट को आपको जोड़ के देखना होगा। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब 18वीं शताब्दी को आप देखोगे तो वहां से ब्रिटिश काल स्टार्ट होता है और 19वीं शताब्दी के अंदर भारत तो है लेकिन भारत अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ है। जब भारत अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ है तो किस प्रकार से अंग्रेजों ने एक एकीकृत बाजार का निर्माण किया, उस एकीकृत बाजार से किस प्रकार से एकीकृत भारत का निर्माण हुआ, वो पूरी कहानी जो है वो आधुनिक भारत के विकास में आएगी। और जब एकीकृत बाजार से एकीकृत भारत बनेगा तो उस क्रम में हमारा बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शोषण होगा। इसी समय हमारे देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होगा। अर्थात सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की, क्योंकि वहीं से हमारे अंदर एक बौद्धिक जागरण की शुरुआत होती है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद के उदय में टोटल आपके 4 पॉइंट यहां पे दिए हुए हैं। नंबर 1 बौद्धिक जागरण, नंबर 2 प्रेस, नंबर 3 पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, और चौथा पॉइंट जो है 19वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार, विभिन्न नेता एवं संस्थाएं। यहां पर ये ध्यान रखना ये पॉइंट इसके साथ में कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले आप देखिए बौद्धिक जागरण। बौद्धिक जागरण में किस प्रकार से इंटेलेक्चुअल जो अवेयरनेस आई, उस इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस ने किस प्रकार हमारे अंदर नेशनलिज्म को पैदा किया, उस पॉइंट को हम देखेंगे। साथ ही साथ प्रेस की भूमिका, और ध्यान रखना प्रेस में जैसे सोम प्रकाश है, फिर उस सोम प्रकाश को भी प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा
कानून अंग्रेज लेके आते हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स को, कौन कौन से समाचार पत्र थे, किसके द्वारा चलाए गए, कौन उसका संपादक था, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर प्रेस के माध्यम से उसको हम यहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, वेस्टर्न एजुकेशन का शुरुआत इंडिया में कैसे हुई, अंग्रेजों का ऑब्जेक्ट क्या था वेस्टर्न एजुकेशन का, पश्चिमी शिक्षा का, उस पश्चिमी शिक्षा का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, अंग्रेज वेस्टर्न एजुकेशन के माध्यम से हमारे समाज को क्या दिशा देना चाहते थे, वो तमाम चीज़ें, और साथ ही साथ इसके एक एक पॉइंट को कि वेस्टर्न एजुकेशन के पॉइंट से भारत में कौन कौन से कमीशन आए, कौन से आयोग बने, कौन सी कमेटियां बनी, उसकी चर्चा भी यहाँ पर हम करेंगे। साथ ही साथ इसमें इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो है हमेशा से ही, चाहे यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, ये सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है और रहना भी चाहिए, क्योंकि इस काल में पैदा हुए स्पेशली 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधारकों ने भारत में एक जागरण लाने में, एक जागृति लाने में और एक चेतना लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, जिसमें शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं राजा राम मोहन राय से, ब्रह्म समाज से, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, और साथ ही साथ पारसी समाज के अंदर रहनुमाई माजदाइन सभा, ओबीसी की ओर से बहुत सारी संस्थाएं वहां पर आती है, सिख धर्म में सुधार के लिए बहुत से मूवमेंट्स होते हैं। उन तमाम चीज़ों को, विभिन्न नेताओं और संस्थाओं को हम इस टॉपिक में कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जब ये चारों टॉपिक हम लेंगे तो इसके माध्यम से मैं आपको बताने का ये भी प्रयास करूंगा कि इससे राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ, क्योंकि आपका टॉपिक का जो मेन नाम है वो नाम है आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय। ये आपका पहला टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास में। उसके बाद दोस्तों आपका जो सेकंड टॉपिक होगा, सेकंड टॉपिक जो है ये कम से कम शब्दों में दिया हुआ है, लेकिन आप चाहे किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, आधुनिक भारत के इतिहास में, और यहां तक मैं ये भी कह सकता हूं कि पूरे इतिहास के अंदर सबसे अधिक क्वेश्चन प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में अगर पूछे गए हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास यहां पर करेंगे। इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या दिया दोस्तों, यहां पर विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता एवं देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान। अगर इस पूरे पार्ट को हम डिवाइड करें दोस्तों तो यहां पर क्या क्या आएगा, जैसे सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मैंने यहां पर लिख दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले जैसे विभिन्न अवस्थाओं की बात करें तो दोस्तों 3 अवस्थाएं मेन होगी जिसको हम यहां पर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 1885 टू 1947 तक माना जाता है, 1947 तक माना जाता है। तो इस क्रम में 1885 से 1905 तक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के इस फेज को हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं उदारवादी चरण, जिसको हम कहते हैं मॉडरेट फेज। दूसरा फेज जो होगा उग्रवादी चरण, एक्सट्रीमिस्ट फेज, और तीसरा फेज जो होगा वो हमारा होगा गांधीवादी चरण, गांधीयन फेज। यहां पर दोस्तों आपको पता है कि उदारवादी चरण जो है ये 1885 से 1905, 1905 से 1919 उग्रवादी फेज, और गांधीवादी फेज में दोस्तों 1919 से 1947 तक के पूरे पार्ट को हम करने का यहां पर प्रयास करेंगे। अब जैसे उदारवादी हैं तो उदारवादी कौन थे, उन्हें उदारवादी क्यों कहा जाता है, साथ ही साथ उसके प्रमुख नेता क्या थे, उनकी सीमाएं क्या थी। इसी प्रकार उग्रवादी राष्ट्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट जो 1905 से स्टार्ट होंगे उसमें लाल बाल पाल की भूमिका क्या थी। बंगाल विभाजन ने किस प्रकार उदारवादियों के स्थान पर उग्रवादी राष्ट्रवादियों को भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच पर खड़ा कर दिया, उसका पूरा एनालिसिस यहाँ पर होगा। साथ ही साथ 1905 से 1919 के चरण में बंगाल विभाजन के साथ ही भारत में किस प्रकार की सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है, 1909 का अधिनियम क्या था, मिंटो मार्ले एक्ट क्या था, साथ ही साथ
1916 का होम रूल लीग मूवमेंट क्या था, ये तमाम चीज़ें हम इस एक्सट्रीमिस्ट फेज के अंदर कवर करने का प्रयास करेंगे। और इन तीनों फेज में दोस्तों यहाँ पर गांधीवादी चरण भी स्टार्ट होगा, जो गांधी जी का आगमन भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में 1915 से होगा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में रंगमंच पर अभिनय करने का उनका मौका जो मिलेगा वो बेसिकली 1919 से मिलेगा। तो 1915 से 1919 की उन तमाम कड़ियों को हम जोड़ने का बहुत बेहतर प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। कलाम संस्थान ये प्रयास कर रहा है कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो जो टॉपिक होगा, जैसे मुझे आधुनिक भारत के इतिहास की जिम्मेदारी दी गई है, तो पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी उमंग के साथ आपके सामने इस प्रकार से प्रेजेंटेशन किया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। जैसे गांधीवादी चरण, जैसे सबसे पहले आप देखोगे कि वो कौन से कारण हैं जो उग्रवादी फेज को गांधीवादी फेज से जोड़ते हैं। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण उत्पन्न समस्याएं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर करेंगे। और जब गांधीवादी फेज शुरू होगा दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन 1920, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद असहयोग आंदोलन की वापसी होगी, स्वराज पार्टी की स्थापना। 1927 में साइमन कमीशन का आगमन, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1929 के पूर्ण स्वराज की घोषणा, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसी दौरान शुरू हुए 1930, 31 और 32 के लंदन के गोलमेज सम्मेलन। साथ ही साथ 1932 में घोषित किया गया सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड। उसके बाद पूना पैक्ट, और इन सब को मिलाकर 1935 का अधिनियम। और 1935 के अधिनियम के बाद इसी गांधीवादी चरण के अंदर भारत में उग्र सांप्रदायिकता का विकास, पृथक राष्ट्र की मांग का तेज होना, 1937 के चुनाव क्या थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक प्रकार की विभाजन की रेखा को निश्चित कर दिया, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 का क्रिप्स मिशन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी बीच में सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, देसाई लियाकत समझौता, एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो घोषणा कि कटा फटा ही सही लेकिन हमें स्वस्थ भारत चाहिए। और इस बीच में विवेल योजना, कैबिनेट मिशन और भारतीय संविधान सभा का गठन, ये पॉइंट भी हम यहां पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस थीम को साथ लेते समय हम उस थीम को नहीं छोड़ेंगे जिसकी चर्चा लगातार चल रही है, और वो है दोस्तों हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की इसी अवस्था में, इसी धाराओं में एक नाम आता है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। उस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दोनों चरणों को बहुत बेहतर तरीके से देखने का प्रयास हम करेंगे। जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादा बनते हैं, जैसे मैडम बीकाजी कामा, गदर आंदोलन। उन गदर आंदोलन की राष्ट्रीय राजनीति में क्या भूमिका रही है। साथ ही साथ दोस्तों हम राष्ट्रीय आंदोलन में यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि हम 75वां वर्षगांठ बना रहे हैं और लगातार दांडी यात्रा चर्चा में चल रही है, सुभाष चंद्र बोस लगातार चर्चा में है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्या बन सकते हैं। साथ ही साथ 1920 की घटना को 2020 में लगभग 100 साल पूरे हो रहे हैं, और जहां पर भी इतिहास में 100 साल कंप्लीट होते हैं दोस्तों, 50 साल पूरे होते हैं, 75 वर्ष पूरे होते हैं, वहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। जैसे आप 1921 की घटना है, तो 1921 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, उसका पूरा विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई घटना ऐसी है जिसको वर्ष 2021 के अंदर 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो वहां से भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि वहां से आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ अभी तक इतिहास की कुछ ऐसी धाराएं हैं आधुनिक भारत के इतिहास की जिसको हम लोग छोड़ते आए हैं,
लेकिन कलाम एकेडमी ने निश्चय किया है कि उन छोटी छोटी धाराओं को भी आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक नाम और आया है, विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता। अब उस योगदानकर्ता में आप देखोगे जैसे 1929 में कांग्रेस का लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज, लेकिन 1931 का जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, उस कराची अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य हो गया राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक आज़ादी। तो इस सामाजिक आर्थिक आज़ादी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो इस क्रम में हम पूरा एक टॉपिक यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होगी, जिसको हम कहते हैं लेफ्टिस्ट मूवमेंट, वामपंथी आंदोलन। और पिछले कुछ समय से ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी जो है वो लगातार यहाँ से प्रश्न पूछ रही है। इसलिए दोस्तों लेफ्टिस्ट मूवमेंट को भी हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इन बिटवीन जितना भी प्रेस का पार्ट है, समाचार पत्रों का पार्ट है, जितने भी सुधार आंदोलन हैं, और साथ ही साथ वो तमाम चीज़ें जिन्होंने हमारे राष्ट्रवाद के उदय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनको भी हम यहाँ पर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और एक पॉइंट और देखिए आप, और वो पॉइंट है कि राष्ट्रीय आंदोलन में देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान। और मेरे हिसाब से यहां से प्रश्न बनने की संभावना पूरी होगी। जैसे आप देखिए, आज पाकिस्तान हमारे से अलग हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के उस भूभाग में उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत था, उस उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी हुए, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि वो हिस्सा आज पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में उस समय अपना योगदान दिया था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों नॉर्थ ईस्ट को हम लगातार इग्नोर करते रहे, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत अर्थात असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, यहाँ से भी कई राष्ट्रवादी हुए, उनको भी हम यहाँ पर इस राजनीति की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे, ताकि वहाँ से बनने वाले प्रश्नों को आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। साथ ही साथ मद्रास प्रेसिडेंसी के लोगों ने क्या योगदान दिया, जैसे सी राजगोपालाचारी, वाईकोम सत्याग्रह, वो तमाम चीज़ें जो दक्षिण भारत से आ रही है, उसको भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। और इसी स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक पड़ाव ऐसा होगा जिसने हमारी आज़ादी में एक प्रकार का अवरोध पैदा किया, उस पॉइंट को भी हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों पृथक राष्ट्र आंदोलन। सेपरेट नेशन का जो मूवमेंट मुस्लिम लीग के नेतृत्व में शुरू होगा, उसको भी हम यहाँ पर देखने का पूरा प्रयास यहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी घटना की चर्चा हो रही है, तो उसका पूरा व्यापक विश्लेषण यहाँ पर करने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, तीसरा पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट भी है, इस तीसरे पॉइंट में है कि स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र का निर्माण। जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद भारत का निर्माण कैसे हुआ, और स्पेशली दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा वो बेसिकली 1947 से 1950 को हम विशेष रूप से कवर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक दिया गया है वो 1947 से आगे 1964 तक कवर करता है, 1964 तक कवर करता है। तो 1964 तक हम देखेंगे कि हमारे स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण जो हुआ स्वतंत्रता के बाद 1964 तक, उसमें क्या क्या कौन से पॉइंट्स की भूमिका रही है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पर है राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इस पॉइंट को भी हम बहुत बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि बनाएंगे कि किस प्रकार 1947 में भारत किस प्रकार से आज़ाद हुआ, और जब आज़ाद भारत हुआ तो उसमें राज्य कितने प्रकार के थे, केंद्र शासित प्रदेशों का रूप क्या था, और साथ ही साथ कुछ ऐसी रियासतें जिन्होंने
आज़ादी के बाद अपना विलय भारत में नहीं किया, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की चर्चा भी इस पॉइंट में करेंगे। फिर राज्यों का जब भाषाई पुनर्गठन होगा तो उसमें कौन कौन से पॉइंट दोस्तों आएंगे, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना। जैसे ही 1947 में भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद भारत से अलग होने की जो मांग सबसे पहले उठती है वो नागालैंड से उठती है। तो नागालैंड का AZ फिजो कौन थे, उनकी नगा समस्या क्या थी, और चूंकि आज राष्ट्रीय राजनीति में नगा समस्या लगातार चर्चा में है, इसलिए उस टॉपिक को वहां से हम कनेक्ट करने का प्रयास भी करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नगा संगठनों के साथ में समझौता भी किया है, तो उसका इंटरलिंक करने का प्रयास हम करेंगे। साथ ही साथ जब राज्यों का भाषाई पुनर्गठन हुआ तो यहां पर पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, JVP कमेटी क्या थी, उसके बाद दर कमीशन क्या था, फजल अली आयोग क्या था, और 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या था। इस पॉइंट को हम करेंगे। साथ ही साथ भारत में भाषाई आधार पर बनने वाले पहले राज्य आंध्र प्रदेश की चर्चा भी विशेष रूप से यहां पर की जाएगी। और इस पार्ट को हम खींच करके 1964 तक इसको लेके जाएंगे दोस्तों। फिर उसके साथ साथ आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और दिए गए हैं। नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ड्यूरिंग द एज ऑफ नेहरू, इस पॉइंट को देखेंगे। और 1947 से लेकर 64 तक भारत में विज्ञान और तकनीकी का विकास किस प्रकार से हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि जो राज्यों का भाषाई पुनर्गठन है उसमें JVP, दर आयोग, फजल अली कमीशन और रियासतों के एकीकरण को यहां पर थोड़ा सा हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद दोस्तों नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, इसको देखेंगे। और विज्ञान एवं तकनीकी का विकास जो हुआ, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस पॉइंट में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम बहुत सारे संस्थाओं को यहां पर पढ़ेंगे। जैसे 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन और उससे जुड़ी पूरी जानकारी। साथ ही साथ 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। 1954 में ही दीर्घकालीन नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम क्या था, किस प्रकार से उसकी शुरुआत हुई, उसको हम हिस्ट्री के पॉइंट से पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक के पॉइंट से अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हिस्ट्री के पॉइंट से आपके एग्जाम में और स्पेशली आधुनिक भारत के इतिहास के पार्ट से कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसका व्यापक एनालिसिस यहाँ पर किया जाएगा। इसी प्रकार जैसे 1963 में तिरुवनंतपुरम के समीप थुम्बा में भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना हुई, उसकी चर्चा भी हम करने का प्रयास करेंगे। ये मैंने 4 तो एग्जाम्पल लिए हैं कि यहाँ पर क्या क्या होगा, लेकिन 1947 से लेकर 1964 तक जितने भी इंपॉर्टेंट संस्थाएं बनी हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, उनकी चर्चा भी व्यापक रूप में करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास का सिलेबस का जो एनालिसिस मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, उससे आपको लग गया होगा कि आधुनिक भारत के इतिहास का ये टॉपिक आपको प्री में इतनी गहराई के साथ कराया जाएगा कि आप प्री के क्वेश्चन तो करेंगे, साथ ही साथ मेंस का आपका पूरा बेस यहां पर तैयार हो जाएगा। और जब मेंस का बेस आपका तैयार होगा दोस्तों, प्री और मेंस जब साथ साथ चलता है तो आपके अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा का आगमन होता है। और कलाम संस्थान इस बात का पूरा प्रयास कर रहा है कि हमारे विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें एक नई ऊर्जा, एक नया डेवलपमेंट आए। और RS प्री विशेष कार्यक्रम जो हमने शुरू किया है, इसके माध्यम से पूरा प्रयास किया जाएगा और आपसे भी अपेक्षा की जाएगी कि आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी उमंग के साथ, पूरी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, बने रहें और अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लेवल लगातार बना के रखें। जय हिंद, जय भारत।